हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं पुनः कक्षा 8 का साइंस से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप इसे बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। हम लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, इसलिए तैयारी करना तो लाजिमी बनता है। चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। साथियों, ये धातु और अधातु के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो ऑप्शन नंबर को आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो साथियों, ये भी आप जानते ही होंगे, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसके बाद है, सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है। तो साथियों, आप जब सक्रियता श्रेणी देखे होंगे तो सबसे अधिक सक्रिय धातु आपका पोटेशियम होता है। 3 नंबर का को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो साथियों, द्रव अवस्था में रहने वाली धातु तो वो पारा है, आप सभी जानते ही होंगे। और अधातु क्या होता है, अधातु आपका ब्रोमीन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। चलिए वही क्वेश्चन आ गया, तो ये ब्रोमीन है साथियों। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। साथियों, अभी तुरंत बताए हैं, कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाने वाला तत्व आपका तत्व यदि कहा जाए तो ब्रोमीन और पारा दोनों हो जाएगा। और यदि धातु और अधातु यदि कहा जाएगा तो आपका सिर्फ धातु में पारा होगा, अधातु में ब्रोमीन होगा। तो आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुई चमक पाई जाती है। साथियों, आप देख सकते हैं, कार्बन में नहीं पाई जाती है, गंधक में नहीं, ग्रेफाइट में। तो जस्ता ये धातु है, ये धातु में चमक पाई जाती है। तो नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा को विस्थापित करने वाला धातु कौन सा होता है। तो कॉपर से आपको देखना होगा कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन कौन सा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं, तो ये आपका कॉपर को विस्थापित करने वाला धातु आप सक्रियता श्रेणी में यदि याद रखे होंगे तो जिंक भी होगा, फेरस होगा, और क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम भी होगा। सक्रियता श्रेणी को देखना पड़ेगा, हमको तो लग रहा है कि मैग्नीशियम भी होगा। जिंक, फेरस और मैग्नीशियम, ये तीनों जो है ये कॉपर से ऊपर होता है, तो ये अधिक सक्रिय है, तो ये आपको कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये सिल्वर नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरने वाला है साथियों, सोडियम धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप जानते होंगे सोडियम मुलायम धातु है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होती है, सुचालक होती है। अधातुओं का क्या होगा, अधातुओं का निम्न होते हैं, क्या होते हैं, तो निम्न क्या होगा, द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होगा। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, आप सभी जानते हैं, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, या क्या मतलब, धातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। अधिकांश धातुएं साथियों, अधिकांश धातुएं से अभिक्रिया करके क्षारीय, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय धातु बनाती है। सोडियम की जल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। साथियों, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और हाइड्रोजन गैस ही पॉप की आवाज़ के साथ जलती है। आप यदि 10th क्लास का साइंस पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है, जो संठी में आग लगा करके और हाइड्रोजन गैस की जांच करती है, तो उसमें पॉप ध्वनि जो होती है, जो फटफट की आवाज़ के साथ जलती है, तो वो हाइड्रोजन गैस का ही होता है। नेक्स्ट है साथियों, सोडियम को सदैव ही रखा जाता था। आप सभी जानते होंगे सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के पृष्ठ पर परत होने कारण आरंभ में अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया नहीं करता है। साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑक्साइड की परत होगा, ऑक्साइड हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा जिंक से क्या होता है? तांबा जिंक से कम सक्रिय होता है साथियों, अभी तुरंत बताए थे। तांबा जो होता है जिंक से नीचे सक्रियता श्रेणी में है, इसलिए ये कम सक्रिय होता है। नेक्स्ट है लोहा कॉपर विलयन से, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से को विस्थापित कर देता है साथियों। मान लेते हैं ये फेरस है, फेरस ये है आपका कॉपर सल्फेट है ना। तो यदि ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये फेरस जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये फेरस सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाएगा। आप समझ गए होंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित करेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संपदा है? तो साथियों आप देख सकते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वायु, कोयला, इसमें नवीकरणीय संसाधन बोला जा रहा है जिसका नवीकरण किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये सभी अनवीकरणीय है, तो नवीकरणीय आपका हवा होगा। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है साथियों? तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव आपका क्या हो जाएगा? तो मुख्य अवयव इसका पेट्रोलियम गैस का तो ये आपका हो जाएगा मीथेन। पेट्रोलियम गैस जो हम घर में जलाते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है साथियों। उसके बाद जो है पेट्रोलियम गैस तो आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी आपका हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन पेट्रोलियम गैस जो होता है मुख्यतः वो आपका पेट्रोलियम यदि हम घर में व्यवहृत करते हैं तो वो ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। और मेरे ख्याल से तो ये ब्यूटेन ही सही होना चाहिए। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव साथियों ब्यूटेन होगा, मेथेन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, वो तो पेट्रोलियम गैस था, इसमें प्राकृतिक गैस का हो जाएगा साथियों ये मेथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो आप दलदली क्षेत्र, गंदे जगहों में, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, वहाँ पर मेथेन ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नांकित में किसे प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है? किसे प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, किसको प्राप्त करने के लिए? तो साथियों आप देख सकते हैं ये कार्बन ब्लैक होगा, है ना। कार्बन ब्लैक को प्राप्त करने के लिए जो है प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक आप जानते हो ये पेट्रोलियम पदार्थ से कार्बन ब्लैक को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि आपका कोयला से अलकतरा बेस्ट पदार्थ निकलता है, तो उसी तरह से पेट्रोलियम से कार्बन ब्लैक निकलता है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय प्राकृतिक संपदा है साथियों। तो अनवीकरणीय तो आप समझ ही रहे होंगे, ये खास करके कोयला, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम दोनों हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है भूगर्भ से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक संपदा। भूगर्भ से प्राप्त होने वाली क्या होगा? भूगर्भ से क्या प्राप्त होती है? तो प्राकृतिक गैस होती है। तो ये प्राकृतिक संपदा मतलब संपत्ति को मान सकते हैं, तो ये प्राकृतिक गैस होगा, पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम ही होगा साथियों, पेट्रोलियम भी होगा, ये ज़मीन के भीतर से ही प्राप्त किया जाता है। कोयले के भंजक श्रवण का उत्पाद है। तो साथियों कोयले के भंजक श्रवण करने से आपका कोक प्राप्त होता है, कोल गैस प्राप्त होता है और अलकतरा प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक गैस छोड़ करके तो ये तीनों आंसर होना चाहिए। कोयले का भंजक श्रवण जो कोयले को हवा की अनुपस्थिति में कस कर बंद करके उसको कस करके गर्म किया जाता है, तो कोक, कोल गैस और अलकतरा बनता है। नेक्स्ट भरने वाला है साथियों, इसमें है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आप जानते ही हैं। जीवाश्म ईंधन है केरोसिन में से तक कार्बन परमाणु रहते हैं साथियों। केरोसिन में क्या हो जाएगा आपका? केरोसिन में आपका हो जाएगा केरोसिन में आपका कार्बन यानी क्या कहता है कार्बन परमाणु रहते हैं। तो कार्बन तक का परमाणु यानी आपको इस संख्यात्मक बताना होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका C10 और C12, ये कार्बन परमाणु केरोसिन में होता है। कार्बन परमाणु ही पूछा जा रहा है, तो इसलिए C10 C12 होगा। नेक्स्ट है ये गाढ़ा काला चिपचिपा द्रव, ये तो जानते ही होंगे अलकतरा है।
अलकतरा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पेट्रोलियम को कहते हैं, तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है साथियों, या प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। काला सोना पेट्रोलियम को और काला हीरा कोयला को कहा जाता है। कोल गैस के उत्पादन में किसका उपयोग होता है? सर ये तो क्लियर है, तो ये कोयला का उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव तो अभी आपको बताए थे, मेथेन होता है, और पेट्रोलियम गैस का ब्यूटेन होता है। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब ज्वाला और दहन से है, दहन की क्रिया के निम्नांकित कौन शर्त आवश्यक है? साथियों आप पढ़िए, दहन के आवश्यक शर्त 3 होते हैं। दाह पदार्थ की उपस्थिति होता है, ज्वलनशील पदार्थ और ज्वलनशील ताप की ज़रूरत होती है। तो ये है, आप इसमें से देखिए कौन है या नहीं है। अदाह पदार्थ की उपस्थिति, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, अपोषक, ये गलत है। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ज्वलनशील पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ देखिए साथियों, ये आपका लग रहा है लकड़ी भी होगा, कोयला भी होगा और पेट्रोल भी होगा, पत्थर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दाह पदार्थ है? दाह मतलब जो जलने वाला होता है, तो आपका इसमें केरोसिन हो जाएगा, बाकी सब अदाह पदार्थ है। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? तो साथियों पोषक पदार्थ, दहन के लिए पोषक पदार्थ तो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान उच्चतम होता है? साथियों आप जानते ही होंगे, इसमें सबसे उच्चतम किसका हो जाएगा? तो दिमाग लगाइए आप, क्या है, लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मेरे ख्याल से एलपीजी होना चाहिए साथियों, एलपीजी होना चाहिए। नेक्स्ट है पेट्रोल, पेट्रोल एक है, तो दाह पदार्थ, अदाह, ज्वलनशील पदार्थ। तो पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ भी है और दाह पदार्थ भी है साथियों, ये दोनों होना चाहिए। दहन की आवश्यक शर्त तो बता ही दिए, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दाह पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये तीनों सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है अग्निशमन, अग्निशमन के लिए जल, अग्निशमन के लिए जल का उपयोग किया जाता है, अग्निशमन के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दाह पदार्थों को ज्वलन ताप के नीचे के ताप तक ठंडा कर देता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्या, अपने वाष्प से दाह के पदार्थों में घेर कर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आपूर्ति करता है, क्या है, आपूर्ति रोक देता है, तो आप ये दोनों सही हो जाएगा, यानी ये दोनों सही हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, ज्वाला में जलाने पर लकड़ी का एक बोटा अपनी छीलनों की अपेक्षा क्या करता है? साथियों तो ये अधिक समय लेता है, यानी इसमें क्या होगा, अधिक समय लेता है। और नेक्स्ट है क्या, ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप होता है, ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, तथा उसमें सुगमतापूर्वक एक ज्वाला के साथ आग पकड़ता है। तो ज्वाला और दहन है तो ज्वाला ही होना चाहिए। माचिस की तिल्ली के ताप पर आग नहीं होती, तो कमरे के ताप पर हो जाएगा साथियों, क्योंकि उसका कमरे के ताप से अधिक होता है, तो ये ज्वलन ताप हो जाएगा, यानी ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, इसलिए ये हो जाएगा। जंगल आग का कारण ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी तथा क्या हो जाएगा, या तरित्र का गिरना होगा, तरित्र हो सकता है साथियों, इसमें गर्मी का गिरना या हीट लिख सकते हैं, गर्मी। बिजली उपकरणों में लगे आग को बुझाने के लिए का उपयोग नहीं करते हैं, तो सही बात है कि इसमें आग का उपयोग हम लोग, यदि बिजली से लगा हुआ है तो जल का उपयोग हम नहीं करते हैं, तो इसमें जल होगा साथियों। सही गलत क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन वन्य उत्पाद नहीं है? तो साथियों आप देख सकते हैं वन्य उत्पाद कौन नहीं है ना, वन्य उत्पाद आप देख सकते हैं, इसमें प्लास्टिक जो है ये कृत्रिम बहुलक प्लास्टिक है, लेकिन बाकी जो देख रहे हैं आप तो ये सभी प्राकृतिक उत्पाद है।
नेक्स्ट है वनोन्मूलन से वन क्षेत्र क्या होते हैं, तो वनोन्मूलन का मतलब वनों की कटाई, तो इससे क्या होगा, कम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन जीव हैं, तो साथियों वन जीव आप देख सकते हैं बाघ है, हाथी है, वृक्ष है, इनमें से सभी क्या होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये वन्य जीव कहलाते हैं। 4 नंबर में वन जीवों के लुप्त होने का क्या कारण है, तो वनों की कटाई होगा, सबसे प्रमुख कारण तो वनों की कटाई है। संकटग्रस्त पौधा है इसमें साथियों, तो आप देख सकते हैं संकटग्रस्त पौधा, आम नीम पीपल तो देखते हैं बहुत ही, लेकिन चंदन जो है संकटग्रस्त पौधा है। संकटग्रस्त जंतु है साथियों, आप देखिए संकटग्रस्त जंतु जो आपका रेड डाटा बुक में रखा गया तो वो बाघ है आपका। नेक्स्ट है भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का पहला आरक्षित वन जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। नेक्स्ट है मिट्टी के अपरदन से भूमि की उर्वरता क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, आप जानते ही होंगे घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं, तो साथियों ये आप बताइए क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, अजैविक घटक के रूप में गाय घास तो जैविक हो गया, लेकिन हवा भूमि आपका अजैविक घटक है। नेक्स्ट है वनोन्मूलन का दुष्प्रभाव क्या होगा, वनोन्मूलन का दुष्प्रभाव हमको तो लगता है विस्थापन, मिट्टी का अपरदन, अम्ल वर्षा, ये तीनों हो जाएगा, तीनों होना चाहिए साथियों, ये तीनों होना चाहिए। सॉरी अम्ल वर्षा नहीं होगा, अम्ल वर्षा तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, ये विस्फोटापन और मिट्टी का अपरदन होगा, यानी क दोनों होना चाहिए। नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल का विस्तार कहाँ पर है, तो आप सभी जानते होंगे नीलगिरी आपका कर्नाटक से केरल राज्य तक में फैला हुआ है, तो कर्नाटक भी होगा और केरल भी होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश में तो आप जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, सतपुड़ा बाघ रिजर्व है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, सतपुड़ा हो जाएगा घ नंबर। नेक्स्ट है मरुभूमि के कारक हैं, तो साथियों मरुभूमि के कारक हैं वनोन्मूलन, ये प्रमुख कारण है। मैंग्रोव वन मिलते हैं, मैंग्रोव वन तो जानते होंगे डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे सुंदरवन मैंग्रोव वन कहलाता है साथियों, या समुद्र तटीय क्षेत्र ये भी हो जाएगा ना, ये समुद्र तटीय क्षेत्र भी हो जाएगा, तो आपका डेल्टाई क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र ही कहलाता है। नेक्स्ट है साथियों भरने वाला, वृक्ष प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या मुक्त करते हैं, तो साथियों ये ऑक्सीजन मुक्त करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। वन की कटाई से वर्षा क्या होती है, तो वन की कटाई से वर्षा कम हो जाती है। नेक्स्ट है वन में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आपस में क्या करता है, जुड़े रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, खाद्य जाल तो नहीं, खाद्य श्रृंखला लिखना बेटर होगा। किसी स्थान विशेष में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इसको वनस्पति जाति कह सकते हैं साथियों, या वनस्पति जाति या स्पीशीज भी बोल सकते हैं, या कभी कभी किताब में हमने देखा है वनस्पति जात भी लिखा रहता है। नेक्स्ट है डायनासोर एक प्रजाति है, तो विलुप्त प्रजाति है साथियों। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है, मानस बाघ रिजर्व तो आप जानते ही असम में है, असम में मानस बाघ रिजर्व है। उसके बाद असम में एक सींग वाला गैंडा का जो काजीरंगा आप जानते ही होंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म का कौन सा वृक्ष पाया जाता है, साथियों ये सागौन वृक्ष है, सागौन वृक्ष पाया जाता है। उसके बाद है प्रवासी पक्षी में परिवर्तन के कारण प्रवास करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा साथियों। एक राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो आप जानते ही होंगे ये डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। सही गलत को मैं छोड़ देता हूँ, मिलान करने वाला देखिए थोड़ा देख लेते हैं। रेड डाटा बुक क्या है, तो संकटग्रस्त प्रजाति के लिए है रेड डाटा बुक है। वन विनाश किसके कारण होता है, वन विनाश, तो साथियों ये वन विनाश हो जाएगा आपका मिट्टी का अपरदन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। और चिपको आंदोलन क्या हो जाता है, वन संरक्षण के लिए है। वन उत्पाद कौन है, तो रबर है वन उत्पाद। अब साथियों अब चलते हैं हम अमीबा यानी सूक्ष्म जीव में है। अमीबा में सूक्ष्म जीव नहीं है, ये जनन है, जनन अमीबा में जनन की एक विधि है, तो साथियों अमीबा में जनन की विधि तो आप जानते ही होंगे। अमीबा में जनन की विधि द्विखंडन होता है, आप जानते ही होंगे कि ये द्विखंडित होकर के यानी जनन करते हैं, इसको यहाँ पर द्विखंडन द्विविभाजन लिखा है, यही सही हो जाएगा, या बहुखंडन भी साथियों लिख सकते हैं आप।
अंतःनिषेचन, जिसको आंतरिक निषेचन भी कहते हैं, कहाँ किस में होता है साथियों? ये आप मेढक जानते होंगे, म्यूकर में होता है। मेढक नहीं है, इसमें आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन होता है मेढक में, अंतः निषेचन होता है जीव जंतुओं में और सारे जीव जंतुओं में, मेढक को छोड़ के उसमें बाह्य निषेचन होता है। तो म्यूकर में लेकिन होता है म्यूकर, ये म्यूकर होगा। मनुष्य में नर एवं मादा युग्मकों का निषेचन कहाँ होता है? तो साथियों ये फैलोपियन नलिका में होती है। ये मैंने फैलोपियन नलिका, ये गर्भाशय में कभी नहीं लिखना चाहिए, फैलोपियन नलिका में होती है। ट्यूबलाइजेशन जब वो होता है तो फैलोपियन नलिका को ही काटा जाता है साथियों। मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं? साथियों ये निषेचन कहलाएगा। इसके युग्मक के संयोजन को निषेचन, और जब अंडे निषेचित हो है उसको युग्मनज कहा जाता है। उसके बाद है वह प्रक्रम जिसके द्वारा एक टेडपोल तो इस मेढक का बच्चा को कहा जाता है टेडपोल, वयस्क मेढक बन जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसको इसकी मैंने काया में परिवर्तन होता है, तो इसको आप निषेचन द्विभाजन मुकुलन नहीं कर सकते, ये कायांतरण ही होगा साथियों। नेक्स्ट है थायरोट्रॉपिक हार्मोन स्राव कहाँ होता है? थायरोट्रॉपिक हार्मोन का स्राव साथियों ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो जाएगा। उसके बाद है इनमें किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं? साथियों एक प्रक्रिया है जो जनन या प्रजनन कर सकते हैं, जो अपने समान कोई भी जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो साथियों आप जानते होंगे इस मुकुलन है, हाइड्रा का चित्र भी आप देखे होंगे। बहुत बड़ा मिस हो गया। बैक हो गया था साथियों। नेक्स्ट है हाइड्रा में तो आप जानते ही होंगे, वे हो जाता है इस तरह से, तब जाके यहाँ पर जो है इसका ये टूट करके मुकुल निकलता है इसमें, यानी मुकुलन विधि से उसमें जनन प्रजनन होता है। नेक्स्ट है मैमेलिया के लिए क्या सही है? साथियों मैमेलिया वर्ग में मनुष्य भी आता है, मनुष्य मैमेलिया वर्ग का ही प्राणी है, तो इसमें अंतः निषेचन होगा साथियों, 2 का को आ जाएगा, यानी ये अंतः निषेचन होगा। जंतुओं में कौन एक लिंगी है? तो साथियों जंतुओं में एक लिंगी आप देख सकते हैं मछली, फीताकृमि, केचुआ, सर्प। तो आपको लग रहा होगा फीताकृमि केचुआ जो है एक लिंगी है, यानी समझ में आपको आ ही रहा होगा एक लिंगी के लिए। तो एक लिंगी केचुआ या फीताकृमि होना ही चाहिए। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या सही नहीं है? तो साथियों ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये आपका क्या हो जाएगा, यानी हार्मोन स्रावित करता है, और दूसरा आपका एस्ट्रोजन का भी, यानी एक नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी को और ख दोनों हो जाएगा साथियों, को और ख, यानी ये हो जाएगा आपका हार्मोन स्रावित करता है और एक नलिका विहीन ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट भरने वाला है साथियों, इसमें है जंतुओं के नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो ये आप जानते होंगे शुक्राणु कहलाता है ना, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन भी इसके हार्मोन्स का नाम होता है। और उसके बाद है जंतुओं में मादा युग्मक, तो ये अंडाणु कहलाता है, अंडाणु इसमें। और उसके बाद है काटे जाने पर हाइड्रा के द्वारा शरीर के खोए हुए भाग पुनः बना देता है, तो ये पुनरुद्भवन कहलाता है साथियों। अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव होता है कहाँ?
अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव हार्मोन कहलाता है, ये हार्मोन ही कहलाएगा। बहुकोशिकीय जंतुओं में लैंगिक जनन के कारण शरीर बनना शुरू होता है। तो कैसे होता है? तो ये भ्रूण से होता है साथियों, ये भ्रूण होता है। नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे ये मिलान करने वाला है, तो ये आपका मास्टर ग्रंथि, आप तो जानते होंगे मास्टर ग्रंथि माथे में होता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं साथियों। ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड्स। और शुक्राणु का आप लगा सकते हैं, ये शुक्राणु क्या है? नर जननांग है। अंडाणु नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। मास्टर ग्रंथि आप पिट्यूटरी हो गया, शुक्राणु हो गया आपका नर युग्मक, शुक्राणु हो गया नर युग्मक, अंडाणु हो गया आपका मादा युग्मक, अब वृषण हो गया आपका नर जननांग, और भ्रूण हत्या हो गया आपका कानून अपराध। एकदम बिल्कुल सही लगा दिए। अब नेक्स्ट है, ये भी मिलान ही है, जनन। जनन तो आप जानते ही होंगे कि मतलब आप देख सकते हैं जनन क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, जिसको हम जनन कहते हैं साथियों। तो ये लास्ट ही है, जनन कहते हैं। उसके बाद युग्मक, जिसको जायगोट कहते हैं, यानी जायगोट का हो जाएगा आपका यानी नर युग्मक मादा युग्मक संयोजन से बनने वाली संरचना जायगोट कहलाता है। एपिडिडाइमिस जो है, ये भी आपका शुक्राणु को बढ़ाने वाला हार्मोन्स होता है। ये यानी ये शुक्राणु एकत्र यानी और परिपक्व होता है ये एपिडिडाइमिस। उसके बाद हार्मोन, हार्मोन तो जानते ही हो, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव उससे निकलता है। किशोरावस्था आप जान रहे हैं, बालक बालिका की उम्र की अवस्था जो जनन क्रिया के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये आपका अब यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।